बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड एनुअल 2025 के 40 डेज़ प्रिपरेशन प्लान का आज हमारा सेकंड डे है। 9th की मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने किया था, और उस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ वही एक क्वेश्चन था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेकिन 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको वो बेसिक डेफिनेशन समझानी है जो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो हमने डिस्कस करनी है। जो फर्स्ट टाइप है उसको कहते हैं रो मैट्रिक। रो मैट्रिक क्या होता है बच्चे? मैट्रिक की एक ऐसी टाइप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अगर एक ही रो मौजूद है किसी मैट्रिक के अंदर तो उसको हम ये कहेंगे कि ये एक रो मैट्रिक है। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। मिसाल मैंने आपको दे दी है 1 और 3, एक ही रो बन रही है इसके अंदर। इसी तरह से एक और मैट्रिक M है, उसके अंदर भी सिर्फ एक रो मौजूद है 5 और -9। कोई भी एलिमेंट्स आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है वो है कॉलम मैट्रिक। तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, वहाँ पे रो मौजूद थी, अब हमारे पास कॉलम मौजूद होगा। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल वे में पहले नंबर्स मौजूद थे, अब आप उन्हीं को उठा के वर्टिकल फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास बन जाएंगे बेटे कॉलम मैट्रिसेस। ठीक होगी बात बच्चे? उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। A metric is called rectangular if the number of rows are not equal to number of columns। मैं इसको समझाने के लिए बेटे एक बात कहता हूँ कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी कभी भी चारों साइड्स बराबर नहीं होती। उसकी दो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, दो ये वाली अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक होता है उसके अंदर एक साइड है हमारे पास कॉलम्स और एक साइड है हमारे पास रोज़। कभी भी रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है इट्स मीन वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर बच्चे ये एक मैट्रिक जो है वो हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 1 2 1 1 और 2 3। इसके अंदर रोज़ की तादाद जो बन रही है 1 2 और 3 बन रही है, लिहाजा m की वैल्यू क्या है 3 है और n की वैल्यूज़ 1 और 2। m और n इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। अब मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब मैट्रिक इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दें तो भी ठीक होगा, क्योंकि m हमें पता है कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ को जाहिर कर रहा है और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को जाहिर कर रहा है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन यहाँ तक लिख लेना, अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़, और इफ़ के बाद जो है वो आप लिख दें इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो टेक्निकली ये मैथमेटिक के रूल्स के मुताबिक डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक होगी बात बच्चे? उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक है वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक के अंदर बेटे स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसके अंदर लेंथ और विड्थ दोनों क्या हों, बराबर हों, तो ऐसी शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। तो अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ के लिए क्या यूज़ होंगे? रोज़ और कॉलम्स यूज़ होंगे। ठीक है, अगर रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं इट्स मीन ये एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक इफ़ नंबर ऑफ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, या आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक इफ़ m इज़ इक्वल टू n। इफ़ m इज़ इक्वल टू n तो ये हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक होगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक 2x2 में ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, 5x5 का भी हो सकता है, लेकिन रोज़ और कॉलम्स की तादाद का बराबर होना फर्स्ट शर्त है, शर्त अव्वल जिसको कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे हमारे पास बिलफर्ज एक स्क्वायर था जिसकी लेंथ 2 थी और जिसकी विड्थ भी 2 है, तो ये 2x2 का एक स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो हमारे पास मैट्रिक है ये भी 2x2 ऑर्डर का है, क्योंकि इसके अंदर रोज़ की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी कितनी है? 2 है। ठीक होगी बात बच्चे? उसके बाद सबसे आसान तरीन मैट्रिक जिसको नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक ज़ीरो मैट्रिक कहलाता है जिसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो, बस बात ही ख़त्म। A metric is called null or a zero metric if each of its entry or the element is zero। ठीक है, और ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। बाकी अभी तक हमने जितने भी मैट्रिसेस पढ़े हैं उनके नेम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन इसका नेम जो है वो आपने हमेशा ओ ही रखना है क्योंकि ये नल मैट्रिक या फिर ज़ीरो मैट्रिक को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स आप सब के सब ज़ीरो लिख दें, किसी भी ऑर्डर का हो तो ये नल मैट्रिक कहलाएगा। ये 2x2 ऑर्डर का है, ये हमारे पास जो है वो 1/2 ऑर्डर का है, ये 1/1 ऑर्डर का है, लेकिन हैं ये सब के सब क्या? नल मैट्रिक्स ही। ठीक है बच्चे,
उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक का बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आप किसी भी मैट्रिक की जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स बना दें और जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रोज़ बन जाएंगे। आपने सिर्फ रोज़ को उठा के कॉलम्स बना देना है, तो जो कॉलम्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रोज़ में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये इस मैट्रिक का ट्रांसपोज है, ठीक है। अ मैट्रिक ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स, अगर रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए और कॉलम्स इनटू रोज़, या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज, किसी एक को चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑफ अ मैट्रिक इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। If A is a metric then its transpose is denoted by A power T। A के ऊपर हमने छोटा सा जो है वो T लिख देना है जो कि ट्रांसपोज को जाहिर कर रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये A हमारे पास एक मैट्रिक है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 9। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो हमारे पास रो 1 है इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, रो 1 जो है वो कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो कॉलम 1 होगा वो ऑटोमेटिकली रो 1 में चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये 2 और 3 हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा होता है, मैंने इसको 2 और, अच्छा फ़िलहाल एक बात पहले और समझ लें, जब आपने ट्रांसपोज लेना है पहले आपने दोनों साइड्स पर यहाँ पे भी टी लिख लेना है और इधर जो मैट्रिक है उसके नेम पर भी और मैट्रिक के ऊपर भी टी लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे टी लिख दिया मैट्रिक के नेम के ऊपर, यहाँ पे टी लिख दिया मैट्रिक जो मैट्रिक इटसेल्फ है उसके ऊपर। अगले स्टेप में जो आपके पास नेम के ऊपर छोटा सा टी लिखा होगा, पावर में टी लिखा होगा, उसको आपने बिल्कुल नहीं हटाना। जो राइट साइड पर जो टी लिखा होगा मैट्रिक के ऊपर, जब आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेंगे तो उस टी को हटा देंगे, ठीक है। उस टी को आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2, 3 जो है वो रो की फॉर्म में था, तो ये 2, 3, 5 2, 3 जो है वो कॉलम की फॉर्म में आ गया है। 5 और 9 रो की फॉर्म में था, ये 5 और 9 जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, कॉलम की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि यह हमने ए से ए का ट्रांसपोज जो है वो बना ली है। तो देखो हमारे पास स्टार्ट में क्या था, ए था, और अभी हमारे पास क्या आ गया, ए पावर टी, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए जो है वो आ गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक। नेगेटिव मैट्रिक बहुत आसान है बेटे, कोई भी मैट्रिक अगर हो उसको, अगर ए है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक माइनस ए होगा, अगर बी है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक माइनस बी होगा, अगर सी है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक माइनस सी होगा। तो आपने करना क्या है, मैट्रिक के हर एक एलिमेंट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि उसका हर एक एलिमेंट जो है वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे तो नेगेटिव मैट्रिक मिल जाएगा। लेट ए बी अ मैट्रिक देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज, ठीक है। अगर हमारे पास ए कोई भी एक मैट्रिक है, उसके तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक आएगा वो नेगेटिव ए होगा। बिलफर्ज ये ए हमारे पास मैट्रिक था, 2, 6, 13 और -1 ये इसके एलिमेंट्स थे, तो मैंने दोनों तरफ जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैट्रिक के सिंबल के साथ भी मैंने माइनस लगा दिया, तो जो राइट साइड पर मैट्रिक था उसके साथ भी माइनस लगा दिया। इस माइनस को उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये -2 हो जाएगा, फिर ये -6 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये +1 हो जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये -2, -6, -13 और 1 जो है वो इसका आंसर आ गया है, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मैट्रिक है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक एक ऐसा मैट्रिक होता है बेटे जिसका अगर आप ट्रांसपोज भी ले लें तो भी वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसकी रोज़ और कॉलम्स में बिल्कुल चेंजिंग नहीं आएगी। आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर भी दो फिर भी वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक सिमेट्रिसिटी पाई जाएगी। मैं आपसे एक बात कहूँ कि एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आप उस सर्कल को ऐसे घुमा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे का वैसे, क्योंकि उसके अंदर सिमेट्रिसिटी मौजूद है। अगर इसी तरह से अगर आपके पास एक स्क्वायर मौजूद है, आप उस स्क्वायर को ऐसे रखो या ऐसे रखो, कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल वैसे का वैसे रहे। लेकिन अगर आपके पास रेक्टेंगल हो तो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में रखेंगे तो उसकी सिमेट्रिसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, वो एक सिमेट्रिक शेप नहीं है। स्क्वायर जो है वो एक सिमेट्रिक शेप है, सर्कल जो है वो एक सिमेट्रिक शेप है। समझ आ रही है बात बच्चे? तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए इनफ है। तो एक मैट्रिक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा अगर इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ए, कोई भी अगर मैट्रिक हो ए, उसका ट्रांसपोज भी ले लिया जाए, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैसे का वैसे ही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, ना उसके एलिमेंट्स की कोई जगह चेंज हो, ना साइन चेंज हो, इट्स मीन वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। ये देखो इसके एलिमेंट्स है बेटे 1, 2, 3,
उसके बाद है 2 -1 4 3 4 0। अब आपने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो दोनों तरफ आप जो है वो क्या कर लेंगे बेटे, t लिख लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे जगह कम थी, मैंने अगले स्टेप में डायरेक्ट ट्रांसपोज ही ले लिया है, तो यहाँ पे m पावर t विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो की फॉर्म में था तो 1 2 3 कॉलम की फॉर्म में आ गया। ये 2 -1 4 रो की फॉर्म में था, 2 -1 4 जो है ये कॉलम की फॉर्म में आ गया। 3 4 0 रो की फॉर्म में था, 3 4 0 कॉलम की फॉर्म में आ गया। अगर आप गौर से देखें अगेन 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। हालांकि हमने तो इनको चेंज किया था, लेकिन ये फिर भी वैसे का वैसे ही है। लिहाजा ये जो m मैट्रिक है ये देखो ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी किसके इक्वल आया है, उसी m के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है ना कि अगर उस मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया जाए वो वापस उसी ओरिजिनल मैट्रिक के ही इक्वल आ जाए। इट्स मीन ये एक कौन सा मैट्रिक कहलाएगा बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। सब कुछ वैसे का वैसे ही है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आएगा बल्कि -a के इक्वल आएगा। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल नहीं आएगा बल्कि -b के इक्वल आएगा। सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल नहीं आएगा बल्कि -c के इक्वल आएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ a पावर t यानी कि ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू -a। ये बात आप जो है वो समझ लें। अगर ट्रांसपोज ऑफ a लिया जाए वो a के नहीं बल्कि -a के इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके लिए बेटे एक बात आपने याद रखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लिखने के लिए शर्त ये है कि ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमेशा 0 होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वाले डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जो भी हों, जो नीचे लिखने हैं आपने वो माइनस के साथ लिखने हैं। यानी कि ऊपर यहाँ पे देखो मैंने 2 3 और 1 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने -2 -3 और 1 लिखा है। आप इसके एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो, मैंने आपको तरीका समझा दिया। ठीक है, अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है और ये नेगेटिव ऑफ a के इक्वल आना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। कौन सा मैट्रिक है बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब यहाँ पे देखो 0 2 और 3 ये हमारे पास रो की फॉर्म में थे। जब मैं इसको कॉलम की फॉर्म में लिखूंगा तो 0 2 और 3 बन जाएगा। फिर हमारे पास -2 0 और 1 था, तो मैंने इसको कॉलम की फॉर्म में चेंज किया, -2 0 और ये 1 हो गया। ये हमारे पास रो की फॉर्म में था -3 -1 और 0, तो ये -3 -1 और ये 0 हो जाएगा। अब अगर आप क्या करें, इसमें से सिर्फ नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, तो हर एक वैल्यू में से मैंने माइनस कॉमन लेना है। 0 में से माइनस कॉमन लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 ही रहेगा। इस -2 का जो माइनस है वो कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ गया, मतलब कि सब में से कॉमन लेके बाहर लिख लिया। तो जैसे मल्टीप्लाई करने से, माइनस मल्टीप्लाई करने से सबके साइन चेंज होते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से भी सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस का 2 था ये वाला, ये प्लस का 2 बन गया। ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 बन गया। ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 बन गया है। और ये 0 तो न्यूट्रल नंबर है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 बन गया। ये प्लस का 3 था, प्लस का 1 था, प्लस माइनस का 3 और माइनस का 1 बन गया, और 0 वैसे का वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस ए का ट्रांसपोज लिया है और आंसर एक्चुअल में ये वही मैट्रिक है। ये सारा का सारा अगर हम देखें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0, एक्चुअल में ये सारा वही ए मैट्रिक ही है ना, लेकिन इसका ट्रांसपोज माइनस के साथ आ गया, ये बाहर माइनस आ गया, तो ए का ट्रांसपोज -1 के इक्वल आ गया। लिहाजा ये कौन सा मैट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो a square metric is called a diagonal metric if at least any one of the entries of its diagonal is not 0। अगर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, ये वाले, इनमें से कम एक 0 नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे सारे 0 हो जाए, लेकिन एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक मौजूद है। ठीक है बच्चे, तो इसमें देखो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हैं, डायगोनल हैं, और ये नॉन ज़ीरो भी हैं, बाकी सब 0 हैं। ठीक है, इसमें ये 2 एलिमेंट्स जो है वो 0 के बगैर हैं, बाकी सब 0 हैं, तो ये हैं भी डायगोनल एलिमेंट्स में से। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज मस्ट बी 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होने चाहिए। ये ऊपर वाले भी 0, नीचे वाले भी 0, लेकिन ये जो दरमियान वाले हैं
ये इनमें से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी चाहे इनमें से भी सारे ज़ीरो हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक को नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ गया स्केलर मैट्रिक, जो कि एक्चुअल में इसी डायगोनल मैट्रिक की ही एक्सटेंशन है। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, लेकिन एक शर्त यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो कि बुक वालों ने यहाँ पे मेंशन नहीं की, बट आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक है वो उसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे हैं बट वन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अगला मैट्रिक बनेगा, वो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं। एक जैसे हों लेकिन वन ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जनरल बता दिए के, बाकी ऊपर वाले अपर डायगोनल, नॉन डायगोनल और लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, ज़ीरो ही रहेंगे। लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब के सब एक जैसे होने चाहिए, के 2 2 2 3 3 3 5 5 5 -1 -2 ठीक है, कुछ भी हो सकता है बट +1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 भी आप ना लें क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो वो फिर दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक बन सकता है, तो आप सिर्फ 1 और -1 के अलावा कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 2 2 2 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 6 6 6 हो सकता है, बटे की शक्ल में हो सकता है, लेकिन सारे के सारे नंबर्स सेम होने चाहिए। उसके बाद आ गया लास्ट जो है वो डेफिनेशन है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक है, और इसको कहते हैं कि ये एक ऐसा मैट्रिक है जो डायगोनल मैट्रिक है जो कि आइडेंटिटी होगा, जिसको यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं। और अगर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, 1 1 हो। मैंने आपको क्या कहा था ऊपर, मैंने क्यों कहा था आपको कि ये 1 1 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 1 1 हो गए तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 0 0 1, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये सेम होने चाहिए और 1 होने चाहिए इसमें, ठीक है। और जबकि जो स्केलर मैट्रिक है उसके अंदर एक जैसे होने चाहिए लेकिन 1 1 नहीं होने चाहिए, यहाँ पे एक जैसे भी हों और 1 भी हों, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3x3 ऑर्डर क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ये सब 1 1 होने चाहिए। और इसके लिए भी एक नेम जो है वो फ़र्ज़ है कि इसका नेम भी हमेशा आई से लिखना चाहिए, आई विच इज़ रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक, ठीक है बच्चे। ये था आपका आज का लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 2 था, और आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।